जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जंतु विज्ञान से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों 5 सेट जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा बिहार स्टेट पेपर 2 जंतु विज्ञान के लिए जो निकाला गया था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़कर इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्या डिस्कस करेंगे, तो याद रखना है आपको कि आज के इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 को शिफ्ट 1 में पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ था जंतु विज्ञान से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एसिलोमेटा की विशेषता को पहचाने। तो एसिलोमेटा की विशेषता क्या है दोस्तों, तो आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर, यह है एसिलोमेटा की विशेषता। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, इसमें दिया गया है, पीडीएफ के माध्यम से आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सैलामेंडर वर्ग का है। तो सैलामेंडर किस वर्ग का है दोस्तों, तो यह एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग का है। नेक्स्ट है ज्वाला कोशिकाएं यानी जिसे हम लोग फ्लेम सेल्स के नाम से जानते हैं, किसके लिए उत्सर्जन संरचना है। तो याद रखना है प्लेटी हेलमेंथिस के लिए ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन संरचना है। नेक्स्ट है फाइलम पॉरीफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो याद रखना है कंटक, यानी कंटक का इंग्लिश देखे तो क्या होता है, तो स्पाइक्यूलस के आधार पर फाइलम पॉरीफेरा को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है स्पंज में कैनाल सिस्टम यानी नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है। तो याद रखना है यह किसके कारण विकसित होता है, तो भीतरी दीवारों को मोड़ने के कारण यह विकसित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो सही जोड़ी कौन सा है, तो रजत यानी सिल्वर जो फिश है वो ऑर्थोपोडा से संघ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये पीसीज जो है दोस्तों जेली फिश है, ये गलत दिया गया है। एकाइनोडर्मेटा कटल फिश से संबंधित है, कटल फिश जो है काइनोडर्मेटा से संबंधित, गलत है। तारपिन जो है मोलस्का संघ से संबंधित है, यह भी गलत है। बात करें पीसीज, पीसीज के अंतर्गत कौन सा आता है, जेली फिश। एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ये आता है तारामीन। और मोलस्का के अंतर्गत कौन आता है, तो ये कटल फिश होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो दो ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए। सही जोड़े की अगर बात करें तो पीसीज में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जेली फिश, तो ये भी सही है। ठीक है, अब पता नहीं है इसका आंसर कैसे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऑर्थोपोडा जगत में कौन सा आता है, सिल्वर फिश भी आता है और पीसीज के अंदर जेली फिश भी आता है। ये दोनों यहाँ पर सही दिए गए, आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस समूह में पॉलिप नहीं होता है। तो किस समूह में पॉलिप नहीं होता है, तो कैलकेरिया में पॉलिप नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो याद रखना है एक्सोस्केलेटन, यह कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हैगफिश और लैम्प्रेक इसके उदाहरण है। तो हैगफिश जो है जबड़े रहित मछलियों का उदाहरण है, हैगफिश और लैम्प्रेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो सही संयोजन कौन है, तो प्रोटोरेप्टस जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट एनल टेल कॉर्डेक्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। तो भ्रूण विकास के दौरान यह मौजूद होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है। तो कौन सा है, तो यह है कशेरुक स्तंभ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। गलत मिलान आपको पहचाना है। तो प्रोटोरेप्टस जो है दोस्तों मछलियों और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। सरीसृप यानी स्फेनोडोन क्या था, तो सरीसृप और उभयचर के बीच जोड़ने वाली कड़ी थी, यह भी सही है। आर्कियोरेप्टिक्स क्या था, तो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी थी, यह बिल्कुल सही है। चिमेरा की अगर आप बात करें तो चिमेरा बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी थी, यह गलत है। चिमेरा की बात करें तो यह किसके बीच जोड़ने वाली कड़ी थी, तो याद रखना है काटी लेजिनस और बोनी मछली के बीच की यह कड़ी है। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के किस समूह में विकसित हुए। तो याद रखना है जबड़ा सबसे पहले किसमें विकसित हुआ था, तो मछलियों में। नेक्स्ट है
किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे निवास स्थान कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है, तो स्तरीकरण जो है यानी जिसे हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं वह जनसंख्या की विशेषता नहीं है, जबकि जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो ये सब जनसंख्या की क्या है दोस्तों, विशेषता है। नेक्स्ट, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल है, तो याद रखना है नेक्टेन और प्लैंकटन दोनों शामिल होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी परत पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है सिंकोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेरे। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पौधे के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है, तो पौधे के लिए नाइट्रोजन का कौन सा रूप उपलब्ध होता है, तो यह होता है NO-3। यहां पर होना चाहिए क्या दोस्तों, NO-3 नहीं होगा, ये है NO3-। ठीक है, आप यहां पर थोड़ा सुधार कर लेंगे, ये यहां पर नहीं है, ये कुछ ऐसा है, ये क्या है दोस्तों, तो ये नाइट्रेट है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा है, तो यह है दोस्तों ADH, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है, तो यह कहलाता है सिस्टोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है, तो पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में कौन परिवर्तित करता है एंजाइम दोस्तों, तो इस एंजाइम का नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो वह है कौन, ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये जो है दोस्तों जनरल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा है दोस्तों, तो यह है मेडुला ऑब्लोंगाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम यानी Na+ का प्रवाह विध्रुवन का कारण बनता है, तो याद रखना विध्रुवन चरण के दौरान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्तनधारियों का तंत्रिका तन न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है, तो कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है, तो वह है डेंड्राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, अक्षतंतु की प्रत्येक शाखा किसमें समाप्त होती है, तो अक्षतंतु की प्रत्येक जो शाखा है वो किसमें समाप्त होती है, तो यह सिनेप्टिक नॉब में समाप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होता है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो आवेग है कैसे संचारित होता है, तो सिनेप्स के माध्यम से संचारित होता है। ये भी जो है दोस्तों VVI क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, PNS में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं हैं, तो इसमें सहायक कोशिकाएं कौन है, PNS का फुल फॉर्म है स्वान कोशिकाएं। ठीक है, पेरिफेरल जिसे नर्वस सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये कौन सी है, तो यह है स्वान कोशिकाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, तो यह है गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रीसिनेप्टिन न्यूरॉन्स द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं, तो याद रखना है पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली से ये क्या करते हैं दोस्तों, जुड़ते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा योग कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है, तो यह कौन सा है, तो यह है एंड्रोफिन, जो क्या करता है, कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को क्या करता है, रोकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो एसिड है, आपसे पूछा जा रहा है कि एमिनो एसिड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रोलिन जो है यह एक एमिनो एसिड है। निम्नलिखित में से चैपरोन प्रोटीन का कार्य है, तो चैपरोन प्रोटीन का कार्य क्या है, तो यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं, प्रोटीन का कार्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आनुवांशिक जारी जानकारी रखता है प्रोटीन, यह इसका कार्य नहीं। जबकि भोजन पचाने में मदद करता है प्रोटीन, बिल्कुल सही है। हमलावर रोगजनकों से लड़ता है, यह भी सही है। और रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, यह भी प्रोटीन का कार्य है। कौन सा कार्य नहीं है, तो आनुवांशिक जानकारी रखना प्रोटीन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एपीमर्स का उदाहरण है, तो एपीमर्स का उदाहरण कौन सा है, तो मैनोज और ग्लूकोज, ये जो है एपीमर्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है,
सवाल है कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों, तो डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाई से अलग करना और लीकेज के साथ जोड़ना, यह जो है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में क्या है दोस्तों, शामिल है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है, तो यह है साइटोक्रोम सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त एमिनो एसिड है, तो सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन सा है, तो सिस्टीन है और मिथियोनिन है, जो कि क्या है सल्फर युक्त एमिनो एसिड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल नहीं होती है, तो याद रखना है पशु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है, तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है उसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है मोजेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, तो यह बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है, तो याद रखना है न्यूक्लियस में क्या होता है कोशिकांग, न्यूक्लियस में राइबोसोम का क्या होता है उत्पादन भी होता है और इसका संयोजन भी होता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में रफ अंतर्द्रवी जालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है, तो यह है दोस्तों एपोप्टोसिस। यह क्या है सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवांशिक संरचना वाला होता है, इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन भी सवाल है, इसको भी कर लेंगे क्योंकि हर जो है दोस्तों हर कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है आनुवांशिक संरचना वाला है, कैसा है याद रखना है, इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस XXY पाया जाता है। तो यह जो होता है यह क्या कहलाता है, जब क्रोमोसोम इस क्रम में होता है तो यह कहलाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंट्रॉन। जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं, तो यह कहलाता है एलील्स। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा बहुविकल्पिता का उदाहरण है, तो बहुविकल्पिता का उदाहरण सभी यानी मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग, इस सिकल सेल RBC, यह सभी के सभी बहुविकल्पिता के उदाहरण हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है 1A IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा, इसका कारण यह है, तो इसका कारण है सप्रभुत्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, घटना कहलाती, तो यह घटना जो है प्लियोट्रॉपी कहलाती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था, तो याद रखना पॉड का स्थान वह मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार एमिनो एसिड कौन सा है, तो यह मेथियोनिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है हेलिकेज। डीएनए को खोलने के लिए हेलिकेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये भी VVI सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो याद रखना है डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण, यह जो है बिल्कुल सत्य है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डीएनए प्रतिकृति की विधि है, डीएनए प्रतिकृति की विधि क्या है, तो अर्ध रूढ़िवादी और द्विदिशात्मक इसकी विधि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता, तो वायरस पर कौन सा कथन लागू नहीं होता, तो वायरस जीवाणु मेजबान में प्रतिकृति बनाता है, बिल्कुल यह सही है। वायरस का प्रोटीन कोट मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता है, बिल्कुल सही है। आनुवंशिक सामग्री डीएनए या आरएनए, बिल्कुल सही है। मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया। नेक्स्ट है आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि, क्या कहा गया है इसमें, याद रखना है डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाता है, जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्फोजेनेसिस का संबंध है, तो यह है उत्तक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार, यह कहलाता है मॉर्फोजेनेसिस।
नेक्स्ट है कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है कहलाती है, तो यह कहलाती है समसूत्री यानी माइटोसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है, तो कौन सी संरचना बनाती है, तो यह है ट्रोपोब्लास्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आगमनात्मक संकेतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है, तो ऐसी कोशिका जो है दोस्तों क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है एपोप्टोसिस कोशिका कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है, तो याद रखना है कौन सा है दोस्तों, तो यह है अपरा पोशिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है, तो भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में ऐसा होता है, तो याद रखना है जठरांगिनी के दौरान ऐसा होता है, जिसे हम लोग इसका देख लीजिए दोस्तों, इंग्लिश है गैस्ट्रुलेशन। तो आपको बायोलॉजी में जो है इंग्लिश नाम जो है दोस्तों वो याद करके जाना है, हिंदी पर आपको फोकस नहीं करना है। सॉरी जूलॉजी का बात बता रहा हूँ मैं। तो जूलॉजी में जो है दोस्तों आपको इंग्लिश वाला जो नाम दिए गए हैं उसी को याद करके जाना, हिंदी आप नाम देख ही रहे कितना टिपिकल है ये नाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोग जनकों से बचाता है, तो वह कौन सा प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमें क्या करता है, हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोग जनकों से बचाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है, तो यह अर्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है बी सेल कोशिका द्वारा क्या स्रावित होती है दोस्तों, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है, तो याद रखना है कौन सा होता है, तो IgA मौजूद होता है इसमें माँ के दूध में। नेक्स्ट है टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, तो यह कहां पर टी जो सेल्स होता है वो कहां पर परिपक्व होता है, तो यह थाइमस ग्रंथि में यानी थाइमस ग्लैंड में जो है दोस्तों यह परिपक्व होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है, तो याद रखना है फाइगोसाइट्स, मैक्रोफेज और प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों वह सभी कोशिकाएं जो है जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एलिसा का अर्थ क्या है, तो एलिसा का अर्थ है इंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है क्या होता है एलिसा, किसके लिए होता है, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है यहाँ हिंदी में ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हॉर्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है, तो याद रखना है P² + PQ + Q² = 1। ये क्या है, हॉर्डी वेनबर्ग का नियम। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा कि ओंटोजेनी फाइलोजेनी को पुनर्पूंजीकृत करता है, तो यह कहा था अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट है सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक कड़ी है, तो याद रखना है यह है आर्कियोरेप्टिक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और यह VVI सवाल है, कॉमन सवाल है ये। नेक्स्ट है डायनासोर का स्वर्ण युग कौन था, तो यह था मेसोजोइक। ये भी कॉमन सवाल है दोस्तों, याद रखना है किस युग के थे ये, तो मेसोजोइक में डायनासोर का क्या था, स्वर्ण युग था। नेक्स्ट है जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है तलछट्टी चट्टानों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तलछट्टी मतलब क्या हो गया दोस्तों, अवसादी, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं, उसे अवसादी चट्टानों में जो होते हैं दोस्तों जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण के में मौजूद नहीं था, तो याद रखना ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प ये सब जो थे उस समय मौजूद थे। नेक्स्ट है जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए, तो सोडियम में कटौती करनी चाहिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, तो याद रखना वसा का ऊष्मीय मान जो होता है सबसे अधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा होता है। 1 ग्राम वसा को से कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान मिलता है, तो 9 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, तो 4 कैलोरी। प्रोटीन से कितना मिलता है, 4 कैलोरी।
नेक्स्ट है पता लगाएं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता। तो याद रखना रेशा जो है वह पोषक तत्व नहीं माना जाता, जबकि विटामिन खनिज और वसा ये सभी के सभी जो है पोषक तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के की आवश्यकता है। तो याद रखना प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए विटामिन के की आवश्यकता है। यह भी जो है दोस्तों VVI सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है। सभी को मालूम होगा ग्वाइटर यानी घेंगा रोग जिसे कहते हैं गढ़माला रोग, वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है। DPT का टीका लगाया जाता है दोस्तों बच्चों को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामान्य सर्दी किसके कारण होता है। तो यह होता है राइनो वायरस के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ। तो यह हुआ था प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियाज के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्लाज्मिड क्या है। तो सूक्ष्म जीवों में DNA के अतिरिक्त अनुवांशिक भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रतिबंध एंजाइम है। तो प्रतिबंध एंजाइम कौन सा है, तो आणविक कैंची। आणविक जो कैंची है दोस्तों वह एक प्रतिबंध एंजाइम है। नेक्स्ट है हमारा सवाल है मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है BAC वेक्टर का उपयोग हम लोग मानव जीनोम के लिए वेक्टर के रूप में करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR में चरणों का सही क्रम क्या है। तो याद रखना है विकृतीकरण, एनेलिगिन और विस्तार, यह इसका सही क्रम है। नेक्स्ट है एंजाइम टेक पॉलीमरेज प्राप्त होता है। तो यह होता है थर्मस एकाटिकस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है वो कौन सा है। तो वह है प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। जो क्या करता है दोस्तों, यह वैसी मानव गतिविधियां हैं जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है। कारण नहीं है दोस्तों, कारण बनती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना वनस्पति उद्यान जो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है। याद रखना है गेंडा। तो यह जो है गेंडा एक लुप्त प्राय जानवर है और ये कहाँ पे मिलता है, काजीरंगा राष्ट्रीय। कहाँ पर है ये, तो यह है असम में। जिम कॉर्बेट कहाँ है, ये उत्तराखंड में। दुधवा कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है। तो याद रखना है वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किनके नेतृत्व में चलाया गया था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1970 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। कहाँ चलाया गया था, तो यह उत्तराखंड में चलाया गया था। नेक्स्ट वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं कहलाती हैं। तो यह प्रजातियां कहलाती हैं लुप्त प्राय प्रजाति। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पवित्र उपवन है। तो पवित्र उपवन बड़े जंगलों के हिस्से जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं उसे हम लोग पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। याद रखना वन रोपण जो है भारत में जैव विविधता के गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।